नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। और आज 5 की बात की शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रहण से, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है भारत में भी। वैसे तो दुनिया भर में लगभग 11:30 बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहां भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। पर 4:28 से भारत के अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण नजर आने लगा है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:29 से शुरू हुआ। भारत में सूर्य ग्रहण 4:29 से दिखाई देना शुरू हुआ और शाम के 6:10 तक ये दिखता रहेगा अलग अलग शहरों में। अभी जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं सूर्य की, अलग अलग पोजीशंस हैं इसके। ये मुंबई की तस्वीर है। मुंबई में सूर्य ग्रहण कैसा नजर आ रहा है, जम्मू में, दिल्ली में और अमृतसर में। तो इन अलग शहरों में सूर्य ग्रहण का समय जो है वो भी थोड़ा थोड़ा अलग है और इसी हिसाब से इन जगहों पर सूर्य ग्रहण जो है वो नजर आएगा। ये साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। बताया जा रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण है बहुत सालों के बाद इस तरह की स्थिति बनी है प्लैनेट्स की, ग्रहों की, जिसमें ये सूर्य ग्रहण इस समय पड़ रहा है। और ये सूर्य ग्रहण जो है वो दुनिया के कई और देशों में भी नजर आ रहा है। अलग अलग मुल्कों में, आइसलैंड में, नॉर्वे में, सब जगह पर इसे देखा गया। बल्कि सबसे पहले वहीं पर देखा गया। दुनिया के कई देशों में दिखाई दे रहा है ग्रहण। लेकिन जो भारतीय समय था उसके मुताबिक लगभग 2:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। पर हिंदुस्तान के अलग शहरों में ये 4:30 बजे से, यानी कि 4:29 से शुरू हुआ और 6:10 तक इसका असर रहेगा। और हर जगह का जो समय है वो थोड़ा अलग है कि कब कहां पर नजर आएगा ये सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत बार आपको बहुत तरह की सलाह दी जाती है। बहुत सारे लोग आपको कई तरह के ज्ञान देते हैं, जैसे कि अगर ज्योतिष होंगे या फिर जो भी एस्ट्रोनॉमी जानते हैं वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे तमाम ग्रह जो हैं उन पे असर पड़ रहा है इस ग्रहण का और क्या क्या बदलाव आएंगे। लेकिन इस मौके पर क्या क्या और करना चाहिए या क्या एहतियात करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि कब क्या दान करें, कब स्नान करें और क्या नहीं करें, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से भी देखें, हम आपको वैज्ञानिक ढंग से ये बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है वो ये कि सूर्य ग्रहण को कभी भी खाली आंखों से, नंगी आंखों से, यानी कि बिना सही तरीके के चश्मे के बगैर इसे ना देखें। किसी दूरबीन से देखें, कैमरे से या किसी अन्य उपकरण की मदद जरूर लें। इनके इस्तेमाल के पहले देख लें कि उनका जो सौर फिल्टर है वो ठीक है या नहीं। काले चश्मे से भी सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अगर आप इस दौरान स्कूटर, मोटरसाइकिल चला रहे हों तो लाइट जलाकर रखें। कई दफ़ा बिल्कुल अंधेरा भी हो जाता है। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। सूर्य ग्रहण के दौरान फोटो क्लिक करने की कोशिश न करें। और ख़ास करके आजकल जैसे सेल्फी का चलन है तो हर समय लोग हर तरह की सेल्फी लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सूरज के साथ सेल्फी लेने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। और सूर्य ग्रहण में ये सावधानियां आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर वहाबुद्दीन हैं जो पूर्व निदेशक हैं एरीज के, और हम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर वहाबुद्दीन कि ये जो सोलर एक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण है, बहुत सारी जगहों पे ये चल रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का योग बना है, कई 100 सालों के बाद में। तो क्या खास है इस बार ये सूर्य ग्रहण में? हाँ, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये सूर्य ग्रहण जो है अपने में थोड़ा सा अलग है। ये जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स है और ये जैसे कि उधर यूरोपियन कंट्री में और नॉर्थ ईस्ट में और दक्षिण एशिया में काफ़ी जगह ये दिखाई दे रहा है। और अभी हमारे भारत में भी ये 4:29 से दिखाई देना शुरू हो गया है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है इसकी छाया जो है वो पश्चिम की तरफ से आती है और फिर ये पूरब की तरफ जाती है। तो इसीलिए पूर्वी देशों में ये पहले शुरू हो जाता है, वो पश्चिमी देशों में सॉरी,
और पूरब की तरफ से इसके छाया आती है तो थोड़ा बाद में शुरू होता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है यूरोप कंट्रीज में तो काफी देर पहले 2 बजे के बाद से शुरू हो गया था, और इस समय जो है अब तो इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ 26% लगभग ये सूरज ढकेगा चांद से जो है, और अलग अलग जगहों पर जैसे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में या दक्षिण भारत में ये अलग अलग टाइम पर शुरू होगा, और जो कि इसके जो है छाया जो जिस तरीके से ट्रेवल करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसलिए अलग अलग जगहों पर इनका टाइमिंग अलग अलग होता है। बिल्कुल। और ये पार्शियल सूर्य ग्रहण है, तो ये जो है ये एक तरीके से जब सूर्य और चांद जब लगभग एक सीध में आते हैं, हर अमावस्या को नहीं दिखाई देता है सूर्य ग्रहण। ये इनकी जो स्थिति बनती है, ये अपनी अपनी कक्षाओं में जो है चांद और पृथ्वी घूम रहे हैं, 5 डिग्री की इनकी कक्षा झुकी हुई है, और ये ½ डिग्री का उनका सूरज का और चांद का साइज होता है। और जब ये ½ डिग्री के एंगल में ये एक सीध में आते हैं, तभी ये स्थिति बनती है। सूर्य चांद जो है तो आपने कहा कि ये तो है कि अमावस्या होती है जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी अमावस्या में सूर्य ग्रहण हो। नहीं होता है कि इनकी कक्षाएं जो हैं वो 5 डिग्री झुकी हुई है चांद की और पृथ्वी की, तो इसलिए, और इनका आभासी आकार सूरज का और चांद का जो है वो ½ डिग्री है। सूरज जो है चांद से 400 गुना दूर है और 400 गुना व्यास में बड़ा है, इसलिए चांद का और सूरज का आभासी आकार बराबर दिखाई देता है आसमान में स्काई में, और ½ डिग्री दिखाई देता है। और जब ये स्थिति बनती है कि इनकी कक्षा में चलते चलते ये एक सीध में आते हैं, तब इनमें सूर्य ग्रहण लगता है, और जब बिल्कुल ही केंद्र से केंद्र सीध में आते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, और थोड़ा सा अलाइनमेंट थोड़ा सा उससे अलग होता है, पूरा नहीं, तब ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। जी जी, तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही है इस बार जो है। और दूसरी बात ये कि सूर्य ग्रहण को लेकर तो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। बहुत सारे चैनल्स पे देख रहे हैं कि तमाम एक पैनल बैठ गया है ज्योतिषों का जो बताते हैं क्या करे क्या नहीं करे, पर हम विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण जो इस दफा अभी है या अभी भी सूर्य ग्रहण होता है, उसका क्या महत्व है, किस तरह का असर पड़ता है, क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ मैडम, ये जो है सूर्य ग्रहण, मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई बात डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है और हम उन चीजों को नहीं मानते हैं। हम तो प्योर जो साइंटिफिक तरीके से चीजों की एनालिसिस करते हैं, और इसमें जो भी पुरानी जो बहुत सारी भ्रांतियां चली आ रही हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है कि ये कहते हैं ये ना करो ये ना करो, ऐसा कुछ नहीं। ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसमें हमारे जो आकाशीय पिंड हैं उनका जो है अपनी अपनी कक्षा में किस तरीके से जो है पूरब से पश्चिम उस तरीके से जो जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब को 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, इसलिए ये तारे सूरज जो है हमको जो है रिलेटिव जो मोशन है उससे पूरब से पश्चिम की तरफ को चांद सूरज तारे सब जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक अपने में जो है खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना जो है इसका पृथ्वी पे क्या असर देखा जाएगा इस बार? ऐसा इसका पृथ्वी पर ऐसा कोई खास असर नहीं देखा जाए, क्योंकि इसमें जो है आंशिक सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में तो ये होता है कि उसकी छाया हमको पृथ्वी पर उसकी आती है, एक बेल्ट होती है जहाँ 100-150 किलोमीटर की पट्टी होती है, जिसमें से हमको जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो है वो अंधेरा हो जाता है, और जो है बहुत चमकीले तारे गिरह भी पूरे सूर्य ग्रहण के जब होता है तब दिखाई देता है, और उस बेल्ट में जो है हल्का अंधेरा जैसा हो जाता है। तो लेकिन लंबा समय रहा इसका, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में दिखाई दे रहा है। ये भारतीय समय के मुताबिक तो लगभग 2:30 बजे दोपहर से शुरू हुआ, लेकिन दूसरे देशों में जैसे सबसे पहले जो जहां दिखाई दिया जिन देश में, वो आइसलैंड या नॉर्वे था शायद। हाँ, नॉर्वे वाला, और ये इधर ही ऑस्ट्रेलिया और ये सब, और दक्षिण अफ्रीका, उधर से ही ये शुरू हुआ है। और ये सनसेट के समय इधर जो है इंडिया में ये खत्म होगा 6:30 बजे के बाद लगभग जो है।
और ये काफ़ी लंबा, कई घंटों का जो है वो 4-5 घंटे का इसका पीरियड है। तो हम पश्चिम से लेकर ये पूरब में जो है ये, क्योंकि ये चांद जो है वो अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की तरफ को आ रहा है, तो इसलिए इसकी छाया भी जो जो पश्चिम में जो कंट्री है उनमें पहले पड़ेगी पृथ्वी पर, या ढकता हुआ सूरज दिखाई देगा पूरा पश्चिमी देशों में। और जब ये चांद जो है पश्चिम की तरफ जैसे जैसे आएगा तो ये पूर्वी देशों में दिखाई देगा, जैसे जैसे उसकी छाया जो है वो सूरज पे आगे के लिए बढ़ेगी। तो ये जो है इसका यही आपको पता लगता है कि कैसे ये चांद पृथ्वी कैसे जो है अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ये एक खगोलीय घटना है, ये भी एक आम आदमी के लिए बहुत जिज्ञासा का जो है विषय है। और पूरे सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें कोरोना दिखाई देता है, बाहर का जो वायुमंडल है, तो उसमें हम जो कोरोना का जो है उसके जो है स्टडी करते हैं, उसके जो है किस तरीके से उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता है, कोरोनल हीटिंग जिसको कहते हैं। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो कोरोना में जो प्लाज्मा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लूप के सारे जो है बाहर को जो है दिखाई देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है बाहरी वायुमंडल में। जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं डॉक्टर वहाबुद्दीन, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सूर्य ग्रहण की अलग अलग जगहों पर जिस तरह से वो नजर आ रहा है। एक बार फिर तस्वीर दिखा दें कि सूर्य ग्रहण है वो किन अलग अलग शहरों में इस समय कैसा दिखाई दे रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में इसका समय अलग है। आप जो नीचे 4 तस्वीरें देख रहे हैं वो हिंदुस्तान के अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर ये सूर्य ग्रहण नज़र आ रहा है। और एक और तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं जो अपनी स्क्रीन पे, वो भारत के बाहर की तस्वीर है। कहीं नीचे की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर जम्मू की है, दिल्ली दिखाओ, मुंबई, दिल्ली, जम्मू और अमृतसर, इन 4 जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबका समय अलग है जहां पे सोलर एक्लिप्स ये यानी कि सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो ये मुंबई की तस्वीर है, जम्मू की तस्वीर, दिल्ली में इस समय जो दिखाई दे रहा है, और अमृतसर। तो इन सभी जगहों पर, लेकिन आपको ये बता दें कि सूर्य ग्रहण जो है आप सभी के शहरों में नज़र आ रहा होगा, पर सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। तो किसी दूरबीन से या किसी दूसरे उपकरण से ही देखना चाहिए जिसमें कि सोलर फिल्टर हो, सौर फिल्टर हो। तो ये एहतियात जो है वो ज़रूरी है वैज्ञानिक तौर पे इसका, क्योंकि जो रोशनी है वो आपकी आंखों पे असर डालती है। बहुत तरह की दूसरी मान्यताएं हैं। कुछ तस्वीरें आप हरिद्वार से भी देख रहे हैं। हरिद्वार में यहाँ पे गंगा के किनारे भी लोग जमा हैं। इसके बाद की एक मान्यता ये भी है कि लोग सूर्य ग्रहण के बाद स्नान भी करते हैं। लेकिन इस वक्त सूर्य ग्रहण ख़त्म नहीं हुआ है। ये भारत में 4:29 से इसकी शुरुआत हुई है और करीब 6:15 बजे 6:10 पे ये ख़त्म होगा। पर जो तस्वीरें हैं ये अलग अलग शहरों की हैं, और एक तस्वीर जिसमें आप काफ़ी भीड़ देख रहे हैं वो तस्वीर शायद हरिद्वार की है। तो हमारे साथ डॉक्टर वहाबुद्दीन अभी भी मौजूद है। हम सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें देख रहे हैं, और कुछ जगह पे तो लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है जहाँ पे जुटे हुए हैं तट पे, गंगा के तट पे डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि अक्सर जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है उसके बाद जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो ये भी है कि लोग स्नान करते हैं इसके बाद में। तो कई जगहों पे ये भी हम देख रहे थे, खबरें आ रही थी कि ऐसा जो है वो कई 100 साल के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण है। तो डॉक्टर वहाबुद्दीन, साइंटिफिकली क्या कुछ अलग है ये सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स बाकी ग्रहण जो ये साल का आखिरी है या शायद साल का दूसरा भी है और आखिरी है, तो इसके पहले जो जिस तरह का अलाइनमेंट है ग्रहों का या सूर्य, धरती और चंद्रमा का, क्या वो कुछ अलग है?
ये अपने कक्षाओं में जिस तरह से घूमते हैं तो इनकी छाया भी आप जो है जिस जिस तरीके का इनका अलाइनमेंट होता है उसी हिसाब से इनकी जो है देख अलग अलग जगहों पे दिखाई। ये नहीं है कि ये हर पूरी दुनिया में हर जगह से आप दिखाई दे। तो ये जो है इसका जो है पाथ जो है ये अभी यूरोपियन कंट्रीज से लेकर इधर भारत की तरफ है। तो इसका जो इंक्लिनेशन है जो कि वो अर्थ की ऑर्बिट का पृथ्वी की, तो ये अपने में एक अलग महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इसकी छाया जो है अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है। तो इसलिए ये अपने में थोड़ा सा अलग इसका महत्व है कि ये ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ऊपर उत्तर पश्चिम की तरफ से आ रहा है और इधर जो है पूरब दक्षिण की तरफ जो है जा रहा है। तो ये अपने में इनकी कक्षाओं का जो है और इनका जो अलाइनमेंट है ये अपने में ये महत्वपूर्ण बनाता कि ये कहाँ से दिखेगा। ऐसा ये पहले से ही वैज्ञानिक लोग जो है 100 साल से ज्यादा आगे तक का सब प्रिडिक्शन करके जो है वो टेबल बना रखी है कि कब कहाँ से पार्शियल होगा, कितना परसेंटेज होगा, किस लोकेशन में कितना परसेंटेज कवर करेगा, किस अगर कौन। तो यहाँ दिल्ली में क्या कितना परसेंट सोलर इक्लिप्स दिखाई दे रहा है? वो 26% के आसपास होना चाहिए। 26% के आसपास है। तो हम जी और यूरोपियन कंट्री में 50% से भी ज्यादा, उधर से जहाँ से यूरोप के देशों में 50% से ज्यादा है ये सोलर इक्लिप्स। भारत में इतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली से जैसे 26% के करीब दिखाई दे रहा है, यानी कि 26% उसके ऊपर जो है ग्रहण है। और हम जो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हैं घाटों पे। ये बनारस की तस्वीर है। तो बनारस में तमाम लोग इस मौके पे आए हैं स्नान के लिए। तो इस तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं जब ग्रहण के दौरान लोग गंगा स्नान भी करते हैं। और बाकी ये जो तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं वो मुंबई है, नई दिल्ली, जम्मू और अमृतसर, इन 4 जगहों से जिस तरह इस वक्त इक्लिप्स दिखाई दे रहा है, ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 26% ग्रहण यहाँ पर नजर आ रहा है। और बाकी यूरोप के कुछ देशों में आप ज़्यादा देख सकते हैं जो सूर्य ग्रहण है वो उसका प्रतिशत ज़्यादा है, लगभग 50% है। और जो ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं वो उड़ीसा की तस्वीर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर की तस्वीर है, जहां पर से ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी हैं अलग अलग शहरों से भारत के, और दुनिया भर में ये सूर्य ग्रहण इस समय दिखाई दे रहा है। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज की खबर, जहां घायल हालत में मिली लापता नाबालिग, मदद के बजाय लोग वीडियो बनाते दिखे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लोगों की संवेदनहीनता का एक मामला सामने आया है। बल्कि समाज में इस समय क्या चलन है वो सामने दिख रहा है। रविवार को 13 साल की एक नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई। कुछ घंटों के बाद वो घायल हालत में मिली, लेकिन घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग उसे घेर कर उसका वीडियो बनाने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया। बच्ची को लेकर ऑटो रिक्शा तक दौड़ने का पुलिस वाले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, और इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये वो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जहां पर आसपास के जो लोग हैं वो वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया, जबकि लड़की घायल अवस्था में थी, बच्ची जो है। लेकिन बाद में जब पुलिस को, और ये वीडियो जब दिखा उसके बाद वहां पुलिस पहुंची, पुलिस को खबर मिली, फिर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है ये, और दिखाता है कि किस तरह की संवेदनहीनता है समाज में। कि कहीं पे भी कुछ इस तरह की घटना अगर होती है तो लोग जो हैं मदद की बजाय सबसे पहले वीडियो बनाने लगते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं साफ, जहां पर एक घायल बच्ची गिरी हुई है और चारों तरफ देखिए लोग खड़े हैं घेर के, और सब अलग अलग एंगल से अपने अपने हाथों में फोन लिए उसका वीडियो बना रहे हैं, बजाय इसके कि उसको मदद दी जाए। और बाद में ये पुलिस वाले का वीडियो भी नजर आया, जहां पर पुलिस वाले ने गोद में उठाकर उसको ऑटो रिक्शा में डाला और अस्पताल ले गया। तो ये सवाल जो है वो समाज पे है कि अब
घायल अवस्था में, बुरी हालत में अगर कोई मिलता है सड़क पे तो उसका पहले वीडियो बनाएंगे या पहले उसकी मदद करेंगे? तो इस पर और जानकारी दे रहे हैं आलोक पांडे। इस केस के कई पहलू हैं। तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर बात कर लें, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने रेप और काफी दूसरी स्ट्रिंजेंट धाराओं में केस रजिस्टर किया है। 2 सीसीटीवी के विजुअल सामने आए हैं। ये संडे के हैं, रविवार दोपहर के हैं, एक 1:30 बजे का और एक 1:40 का। ये 13 साल की लड़की पहले सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किसी आदमी से बात कर रही है और दूसरे में आप ये देख सकते हैं कि उस आदमी के पीछे पीछे चल रही है। गंभीर हालत में ये लड़की एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के कैंपस में मिली। उस कैंपस की दीवार टूटी हुई है तो इसलिए शायद उसको अंदर उस रास्ते से लाया गया। उसी गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने उसको देखा और उसके बाद उसने पुलिस को इत्तला की। फिलहाल कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जो कंप्लेंट लड़की के रिश्तेदारों ने दी है पुलिस को, उसमें लिखा है कि उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको लेके गया। जब उसने रेजिस्ट किया तो उसको मारा पीटा गया और अधमरा वहां पे छोड़ दिया गया। लड़की कानपुर में एक हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर है। जो दूसरी चीज है, जो देखने वाली बात है और काफी इनसेंसिटिव है, वो ये है कि जब वो लड़की लोगों को पड़ी हुई मिली और लहूलुहान थी, चेहरे पे खून था, सर पे खून था, जितने लोग वहां खड़े थे किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो लोग अपने मोबाइल फोन से उसके वीडियो बनाते रहे। आप उस वीडियो में ये देख सकते हैं कि लड़की अपने हाथ उठा रही है शायद मदद मांगने के लिए, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे, मदद किसी ने नहीं की। हाँ, ये बात जरूर करते रहे कि पुलिस आ रही होगी, पुलिस आ रही होगी, लेकिन किसी ने उस वक्त ये अटेम्प्ट नहीं किया कि उस लड़की के ऊपर कम से कम एक चादर डाल दे या एक गमछा डाल दे। गमछा लोगों के पास रहता है, उस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि गमछा लोगों के पास है, लेकिन उतना भी किसी ने किया नहीं। हाँ, अलग अलग एंगल से वीडियोस जरूर बनाए। उसके बाद पुलिस आई और आप देख सकते हैं कि जो चौकी के इंचार्ज थे उन्होंने एक वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने बच्ची को उठाया, दौड़े हुए गए, एक ऑटो रिक्शा में बैठाया, हॉस्पिटल लेके गए। लड़की की हालत अभी गंभीर है। पुलिस ने फिलहाल अभी ये नहीं हमें बताया है कि कोई भी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन ये बहुत इनसेंसिटिव मामला है और साथ में गंभीर और शॉकिंग भी है। तो यही उम्मीद रहेगी कि पुलिस जल्दी से घटना के बारे में बताए कि हुआ क्या है और किन लोगों ने या किस आदमी ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ब्रिटेन के पहले श्वेत प्रधानमंत्री, एशियाई मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब किंग चार्ल्स से मिल आए हैं। वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उबारने की एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालात में है। एक तो रूस और यूक्रेन की युद्ध का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जो है वो 40 सालों में सबसे ज्यादा है इस समय। और लिज ट्रस भी इकोनॉमिक नीतियों की वजह से ही 45 दिनों में इस्तीफा देकर गई। ऐसे में ऋषि सुनक ने अब जो कुर्सी संभाली है वो कई मायनों में ऐतिहासिक तो है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आज ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग चार्ल्स तृतीय ने उन्हें ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद ऋषि सुनक ने कहा कि 45 दिन प्रधानमंत्री रही लिज ट्रस से कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को ठीक करने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सुनक ने कहा कि देश में आर्थिक स्थिरता लाना उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses. I will unite our country, not with words, but with action. तो देश को वो एकजुट करेंगे अपने एक्शन से, न सिर्फ शब्दों से। लिज ट्रस जो कि 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी, ऋषि सुनक को हराकर अब ऋषि सुनक को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। And now more than ever, we must support Ukraine in their brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail.
and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve, and I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank Hugh, Francis Liberty, my family and friends, and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency and continuing to serve South West Norfolk from the backbenches. तो लिज ट्रस्ट ने शुभकामनाएं दी हैं। ऋषि सुनक को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई। अब जब आप यूके के पीएम बन रहे हैं तो मैं वैश्विक मुद्दों पर आपके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तैयार हूं। जब हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं तब ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के इस लिविंग ब्रिज को दिवाली की विशेष बधाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसे ऋषि सुनक की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। We've got news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. And the Conservative Party expected to become the Prime Minister, I think, tomorrow when he goes to see the King. Pretty astounding. A groundbreaking milestone, and it matters. It matters. ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक की शादी उनकी बेटी अक्षता से हुई है। ऋषि सुनक की इस उपलब्धि पर नारायण मूर्ति का भी बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि शुभकामनाएं ऋषि, हमें गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। ऋषि सुनक का ससुराल यानी कि नारायण मूर्ति का घर बेंगलुरु है। वहां के लोग ऋषि सुनक की कामयाबी से बेहद खुश हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है कि तुम मुझे कहीं नहीं कहे तो वो हमारे भारतीय भी हैं। सबसे पहले सीना हमारा तब चौड़ा होता है 56 इंच का नहीं 65 इंच का, क्योंकि हमारे भारत मुल्क के हैं और ब्रिटेन के नंबर 1 के कुर्सी पर आज बैठे हुए। तब आज इसीलिए हमारा सीना चौड़ा रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा रहा है। वो देखो ब्रिटेन में बैठा हुआ वो आदमी जो है वो भारतीय है। भारत मूल से जाकर वहाँ सीएम बन रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी वो नहीं भूले हैं। हमें उन पे बहुत गर्व हो रहा है और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आदमी कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, वो सबसे बड़ी गर्व की बात है। और इस वक्त एक ब्रेक। दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या 2 दिनों पहले दिवाली के मौके पे 18 लाख दियों से जगमगा रही थी। वहां पे राम मंदिर के निर्माण का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण का लगभग 50% का काम पूरा हो गया है। ये दावा है साइट पे काम कर रहे इंजीनियरों का। दिवाली के मौके पर यहां प्रधानमंत्री मोदी आए और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने एक बार फिर दावा किया है कि मंदिर निर्माण को 2023 के दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि काम की प्रगति से हम संतुष्ट हैं। हम इस वक्त अयोध्या में जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर है उसकी साइट पे हैं। 2 दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने हमें इस एरिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जो ट्रस्ट राम मंदिर बना रही है उन्होंने हमें भी ये दिखाने के लिए आज बुलाया कि भाई कितना काम हो चुका है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो डेडलाइन है या जो रेस है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक ये मंदिर या इसका अंश कम से कम प्रेयर्स के लिए खुल जाए, डेवोटीज के लिए खुल जाए। ये पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जैसा कि हम जानते हैं नेशनल इलेक्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना जरूरी है। सर अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम सुगत धर है
मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड पीएमसी जॉब देख रहा हूँ यहाँ पे। शौकतदा ये बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सा जब हम ये पत्थर वत्थर देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो पत्थर हम देख रहे हैं क्या है और कितना काम हुआ हम है। जो जिसके ऊपर खड़ा है ये हमारा ग्रेनाइट स्टोन का टॉप लेवल है। ठीक है। हमारा ग्रेनाइट स्टोन का ऑलमोस्ट 95% खत्म हो गया, 5% थोड़ा बहुत बचा है। और हमारा बंसी पावरफुल स्टोन जो देख रहा है जिसमें कारुकार्य जो दिखाई दे रहा है, ये मेनली हमारा एक काम है। ये स्टोन का मेन क्या है, पूरा 0-0 लेवल से मिलाना है, तो ज्यादा फास्ट भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, प्रोपोर्शनली चलते रहेगा। तो इसको एकदम फिनिश करना है। और कुछ एरिया है मकराना मार्बल लगेगा मेनली रामलाला जी के पास। तो ये ग्राउंड लेवल से ये जो लेवल है ये 300 हाइट से और थोड़ा ज्यादा जाएगा फाइनल फिनिश होने के लिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है और टॉप में जो हमारा ध्वजा होगा वो हमारा 161 फीट का हाइट है। और ये अलग अलग जैसे हम देख रहे हैं सर, यहाँ रंग मंडप लिखा हुआ है, व्हाट जो एरियाज कौन कौन से हैं वो भी समझा दीजिए। जैसे ये रंग मंडप एरिया है, जी। ये जो रंग मंडप है यहाँ पे सब प्रार्थना के बैठेगा, प्लस वहाँ पे है नित्य मंडप है, प्लस प्रार्थना मंडप है। और मेन जो रामलाला जी बैठेगा वो आपका गर्भगृह एरिया है, तो वहाँ पे रहेगा। हमारा मेन एंट्रेंस इधर से आएगा, सीधा जो देख रहा है ना, तो उधर से सब पिलग्रिम लोग आएगा। ठीक है। ये हमारा 2023 दिसंबर का अंदर पॉजिटिवली खत्म हो गई। साइमल्टेनियसली फर्स्ट फ्लोर भी हो जाएगा, सेकंड फ्लोर काम चलते रहेगा। ये बताइएगा सर अभी तक कितना, अगर परसेंटेज एक असाइन करें तो कितना परसेंटेज काम अभी हुआ है सर? अगर ग्राउंड फ्लोर का हिसाब से देखेगा तो 50% से ज्यादा काम हो गया ग्राउंड फ्लोर का हिसाब से। और अगर ओवरऑल मंदिर का हिसाब से देखें ओवरऑल मंदिर का हिसाब से देखेगा तो आपका अराउंड 40% से अब काम हो गया है। मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जो दिसंबर 2023 की डेडलाइन है उसको मीट कर लेंगे? पक्का मीट कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर लेंगे। पॉजिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी सर। वो तो मैं बोल नहीं पाएगा। जी, हमारा ये काम प्रोजेक्ट बहुत फास्ट चल रहा है, जैसे टाटा का कंसल्टिंग का जैसे ये है, उसके बाद LNTV कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, तो इसमें जनरली फेलियर होने का चांस बहुत ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग मतलब कितने घंटे यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब सुबह से शाम कितनी शिफ्ट? क्या 24 घंटे? 24 आवर्स जॉब चल रहा है, 24 आवर्स, कोई ये नहीं है। हाँ, चारों तरफ फ्लड लाइट जला के, नाइट का टाइम होगा तो देखा सकता था। बहुत अच्छा इससे काम हो रहा है। और पर्सनली सर आप बाहर से आए हैं तो यहाँ पे अयोध्या में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिन में काम यहाँ ज्यादा हुआ है, या जो सिटी का हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा है बात? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप होगा यहाँ पे। अयोध्या में जो डेवलप चालू होने वाला है नेक्स्ट 15-20 ईयर्स का माने लग जाएगा पूरा अयोध्या का चेंज करने के लिए। उसके बाद दो लोग आएगा, पता नहीं लगेगा जो ये क्या हो रहा है। स्मार्ट सिटी बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, बड़ा बड़ा होटल, सब कुछ बनेगा मेनली रामलाला का बेस करके। आपके पर्सपेक्टिव से जो हो रहा है वो काफी है या स्लो पेस्ड है या ठीक पेस पे है? नहीं, बिल्कुल फास्ट प्रोग्रेस चल रहा है, कुछ स्लो नहीं, ठीक चल रहा है। आप यहाँ पे मंदिर का काम छोड़कर भी बहुत जल्दी पार्ट बी मतलब ये पार्ट ए का जॉब है, मेन टेम्पल। पार्ट बी मतलब एसेसरीज जो पिलग्रिम रेस्ट हाउस है, टॉयलेट फैसिलिटीज है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, VIP गेस्ट हाउस है, ये सब भी चालू होगा बाई दिसंबर में दिस ईयर चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच दादा, यू कैन गो अहेड इफ यू वांट टू। तो जैसा कि शौकत जी बता रहे थे, अलग अलग हिस्से हैं, मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रमोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ। सर जरा आप भी ये बता दीजिए कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये कहाँ लगेंगे? ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाए जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब ये लगने शुरू होंगे तो ये पत्थर लगेंगे बंसी पहाड़पुर के, तो इसके बाद फिर मकराना के लगेंगे। इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इससे 1000 साल तक ये मंदिर एज इट इज रहे। कोई भी भूकंप कितना भी रिएक्टर पे आ जाए तो कहीं से कोई क्षति ना हो। इसमें देख सकते हैं कि इन पत्थरों में होल करके पिलर ज्वाइंट किए जा रहे हैं कि कहीं से भी ये ना लगे कि कोई क्रैकिंग आ जाए या कहीं आगे पीछे कोई इसमें ये दिक्कत हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि इस पत्थर में जो है यहाँ पे मंदिर के उसमें ये हम नीचे 45 फीट ऊपर जमीन में कंक्रीट को प्रेस कर करके ये पहुंचे हैं। इसके नीचे कभी सरयू जी की धारा बह रही होगी तो बालू का रेत था, रेत हटाया गया, रेत के बाद कंक्रीट से ये भरा गया, फिर ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक को एक में एक ज्वाइंट करके बनाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत मंदिर होगा, नो डाउट। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अयोध्या की तस्वीर
बदलेगा, अयोध्या बदल रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो इशू है, एक बहुत अंदर से राजनीति भी जुड़ा हुआ है। जी जी तो वो ये है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि अभी सब लोग कह रहे थे, वीएचपी वाले भी कह रहे हैं कि 2023 में दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। जी तो मुझे ये लगता है कि 2024 में मई में, अप्रैल मई तक चुनाव है लोकसभा का, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले हाँ हाँ ये कंप्लीट हो करके यहाँ पे राम जी को स्थापित करके हाँ। एक हिंदुत्व का मैसेज देने के लिए, एक बताने के लिए, ये भी कहीं बहुत से इम्पोर्टेंट है। छुपा जी हुआ जी है जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे की राज। ठीक है। अदरवाइज ये मंदिर अभी जो है भव्य दिव्य रूप लेने में और भी समय लगेगा, लेकिन राम जी को यहाँ स्थापित करने में जी जो 23 का टारगेट है, उसके पीछे मेन फोकस ये दिखता है। ठीक है। तो जैसा प्रमोद जी ने भी समझाया कि पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद बार बार हमें भी यहाँ बुलाया जाता है कि भाई हम इसका प्रोग्रेस देखें। जैसे वो इंजीनियर साहब कह रहे थे कि करीबन 40% ओवरऑल काम हो गया है और 50% जो काम 2023 में मंदिर के खुलने वाला है वो भी हो चुका है। Champath Rai is one of the key architects of the Ram Janmabhoomi Trust that is building this temple of Lord Ram here in Ayodhya. सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, आप लोग की बात तो हुई होगी, आपने कहा ही है कि 2023 तक आप लोग ये मंदिर खोल देंगे, कम से कम कुछ पार्ट खोल देंगे। ये कितना जरूरी है कि 2023 तक आपका काम पूरा हो जाए और इतना हो जाए कि डेवोटीज यहाँ आ पाए, पॉलिटिकली या अदरवाइज, मतलब कितना जरूरी है ये बात? पॉलिटिकली तो वो सोचे जो पॉलिटिकल हो। और आप लोगों के लिए मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे रहे काम, और क्या आप अभी संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हो रहा है? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं काम की प्रगति से। और आप अभी एक टावर भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है फिलहाल। थोड़ा सा अगर आप समझा पाए सर, क्या मतलब किस तरह काम अभी तक आगे बढ़ा है और कितना अभी बाकी है? और वही जमीन के नीचे 55 से 60 फीट एक कंक्रीट हो गई, उसे रॉक कह सकते हो। फिर उसके ऊपर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों की प्लिंथ हो गई, उसे कुर्सी कहेंगे। कुर्सी बनने के बाद ये पत्थर, मंदिर के पत्थर, कार्विंग किए हुए पत्थर इंस्टॉल होने शुरू हो गए। गर्भगृह के आसपास का 6 लेयर रखी गई हैं। तो इट इज अ वेरी गुड progress, very good progress. And you are satisfied and you say you have nothing to do with the politics. Everybody is satisfied who is related with this construction work. And you have nothing to do with the politics of it. जिनका दिमाग ऐसा है, मांसाहारी लोगों को रात को मांस ही दिखाई देता है स्वप्न में भी। बिल्ली को स्वप्न में खीर दिखाई नहीं देती। Thank you. So, Mr. Champath Rai very vehement that he has nothing to do, या उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, बट जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के इस देश में, और खासकर जब अयोध्या जैसी जगह की बात है, काम नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि उनका काम की प्रगति, उनके काम की प्रगति, उनके मंदिर की सही चल रही है। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।